गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अधिगम का सिद्धांत, अधिगम और अधिगम के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। मैंने आपको बताया था अधिगम के सिद्धांतों में हम लोगों ने थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलव का सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें से थॉर्नडाइक का सिद्धांत परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से थॉर्नडाइक के सिद्धांत से, थॉर्नडाइक का जो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस संबंध में आपको बताऊंगी। थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम लोग ध्यान देंगे कि किस तरह से प्रश्न इस सिद्धांत से, थॉर्नडाइक के सिद्धांत से पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो देखिए, सबसे पहले ये सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, इसका नाम है सिद्धांत का थॉर्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। इसमें से पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक कौन थे। एक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। एक प्रश्न यहाँ से बनता है। फिर दूसरा है कि ये पशु मनोवैज्ञानिक भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पशुओं पर अध्ययन, बहुत ही ज़्यादा अध्ययन किया था पशुओं पर, इसलिए ये पशु मनोवैज्ञानिक भी कहलाते हैं। एक प्रश्न यहाँ से और आता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं? तो ये भी थॉर्नडाइक ही कहलाते हैं। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन कहलाता है? थॉर्नडाइक। यहाँ से 3 प्रश्न बने थॉर्नडाइक के चैप्टर से कि थॉर्नडाइक कौन थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, पशु मनोवैज्ञानिक, और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे जाना जाता है? कौन है? ये थॉर्नडाइक ही कहलाते हैं प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्होंने पशुओं पर बहुत सारे अध्ययन किया और उससे जो निष्कर्ष निकला उसका शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया गया, और इनके द्वारा जो प्रयोग किया गया और जो अधिगम के क्षेत्र में नियम बताए गए वो आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुतायत से प्रयोग होता है। इसलिए प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक ये माने जाते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। इनकी जो पुस्तक थी, जैसे पूछ सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसने लिखी? थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक, एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? तो ये थॉर्नडाइक। एक और इन्होंने पुस्तक लिखी थी एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस, इन्होंने जानवरों पर बहुत सारे अध्ययन किया। देखिए, मैं यहाँ पर लिखना भूल गई। एनिमल इंटेलिजेंस इनकी पुस्तक। जैसे पूछे कि एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसने लिखा, तो ये एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक जो है वो थॉर्नडाइक ने ही लिखा था। थॉर्नडाइक के देखिए सिद्धांत हैं, बहुत सारे नाम हैं उनके, और नाम बदल के आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमने तो पढ़ा नहीं था, हमने तो केवल प्रयत्न और भूल का सिद्धांत पढ़ा जो थॉर्नडाइक ने दिया। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं जो अलग अलग चेंज करके पूछते हैं आपसे और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम नाम जान लेते हैं। इसको कई सारे नाम से जानते हैं। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ये भी किसने दिया? अगर पूछता है कि किसने दिया तो थॉर्नडाइक ने। ये प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत है उसी के बहुत सारे नाम हैं। फिर उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत, इसे संयोजनवादी सिद्धांत भी कहते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड थ्योरी पूछते हैं कि एग्जाम में बहुत ये पूछा जाता है कि बॉन्ड थ्योरी किसने दी, या संबंधवादी हिंदी में पूछ कहें तो संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। आवृत्त का सिद्धांत, आवृत्त का सिद्धांत आप सोचेंगे हमने तो पढ़ा ही नहीं आवृत्ति का सिद्धांत, हमने तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। तो आवृत्त का सिद्धांत ये प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का ही नाम है, आवृत्त का सिद्धांत। ये सारे नाम यस आर थ्योरी, शॉर्ट में स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को शॉर्ट में यस आर थ्योरी, इस तरह से भी पूछा जाता है कि यस आर थ्योरी किसने दी? तो थॉर्नडाइक ने दी। तो थॉर्नडाइक का जो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है उसी के ये बहुत सारे नाम हैं जो बदल बदल के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, और आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये सारे नाम एक ही सिद्धांत के हैं जिसको थॉर्नडाइक ने दिया है। अब हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक ने पूछा जाता है कि एग्जाम में थॉर्नडाइक ने नियम कितने नियम दिए। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम दिए थे। तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि थॉर्नडाइक ने
कितने नियम दिए? तो थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे। कौन कौन से? मुख्य नियम और एक गौड़ नियम। अब इसके अंतर्गत फिर प्रश्न बनता है कि थॉर्नडाइक ने मुख्य कितने नियम दिए थे? तो मुख्य नियम दिए थे 3। और गौड़ कितने नियम दिए थे? गौड़ नियम उन्होंने दिए थे 5। अब कौन कौन से मुख्य नियम, ये भी पूछ सकता है। और आपके जो विकल्प वाले प्रश्न होते हैं वैकल्पिक टाइप के, उसमें प्रश्न पूछ सकता है कि मुख्य नियम कौन कौन से हैं? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। इस सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं क्लास में। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। तो अभ्यास का नियम मैंने आपको बताया था कि जिस चीज़ का बार बार अभ्यास किया जाता है, कहावत भी है, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। तो जिस चीज़ का अभ्यास किया जाता है वो अधिगम में बनी रहती है। और तो ये अभ्यास का नियम कहलाता है। तत्परता का नियम, यह नियम कहता है कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को सिखाने से पहले, कोई भी विषय, कोई कला, कोई कौशल, कोई स्किल सिखाने से पहले बच्चे को मेंटली और फिजिकली रेडी करना चाहिए। लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि बच्चे को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पहले सबसे तत्पर किया जाना चाहिए। अगर बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो कभी भी उस विषय को अच्छे तरीके से सीख नहीं सकता है। और प्रभाव का नियम कहता है कि जो चीज़ हम सीखते हैं, अगर हमें कोई चीज़ हम सीखते हैं या हम किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसके बदले हमें धनात्मक पुनर्बलन मिलता है। माना कि आपने किसी प्रश्न का उत्तर दिया और आपके शिक्षक ने वेरी गुड बोला, स्माइल दी, तालियां बजवाई, तो ये आपके लिए क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करता है। तो आप उस चीज़ कार्य को बार बार करना पसंद करते हैं। लेकिन जिस कार्य को करने से आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, यानी कि आपने कोई काम किया, आपको डांट पड़ गई, आपको मार पड़ गई, तो आपकी आलोचना हुई, आपकी निंदा हुई, तो आप उस कार्य को करना पसंद नहीं करेंगे। तो ये 3 दिया था, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव का नियम, मुख्य 3 नियम दिए थे। इसमें पूछ सकता है कि ऑप्शन दे दिया और इसमें से मुख्य नियम कौन से हैं, और एक जो है गौड़ नियम दे दिया, बाकी जो है एक मुख्य नियम दे दिया, बाकी गौड़ नियम दे दिया। तो आपको टिक करना होगा कि कौन से मुख्य नियम है। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है और निश्चित उत्तरीय प्रश्न में भी इस तरह से प्रश्न आ सकता है। पूछ सकता है कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों के नाम बताइए, या थॉर्नडाइक के गौड़ नियमों के नाम बताइए, या थॉर्नडाइक ने मुख्य कितने नियम दिए उसकी संख्या ही लिखनी हो सकती है, या गौड़ कितने नियम दिए या उसकी संख्या लिखनी हो सकती है। गौड़ नियम अब हम देखते हैं। गौड़ उन्होंने 5 नियम दिए थे, जिसके नाम है बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और सहचर्य परिवर्तन का नियम। ये 5 गौड़ नियम उन्होंने दिए थे। इसमें से हो सकता है आपसे पूछ ले कि थॉर्नडाइक के किन्हीं 3 गौड़ नियमों के नाम लिखिए, या गौड़ नियम पूरे 5 गौड़ नियम के नाम लिखिए, या ऑप्शन दे दे कि इनमें से तीनों जो है मुख्य नियम दे दे और एक गौड़ नियम। तो उसमें से आपको छांटना हो कि थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए गौड़ नियम कौन से हैं। तो इस तरह के प्रश्न वहाँ पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि उन्होंने प्रयोग किस पर किया था। तो उन्होंने प्रश्न पूछा सकता है कि थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था जो शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे जानवरों पर प्रयोग किए थे, चूहा, बिल्ली, बंदर, खरगोश, कबूतर, लेकिन बिल्ली पर जो उन्होंने जो प्रयोग किया था शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो आपके सिलेबस में है प्रयोग, वो उन्होंने प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे। बिल्ली में उन्होंने प्रयोग जो है बिल्ली पर किया था। ये प्रयोग मैं आपको बता चुकी हूँ। इस प्रयोग में उद्दीपन क्या था, उद्दीपन क्या होता है, अनुक्रिया क्या होती है, पुनर्बलन क्या होता है, प्रेरणा क्या होती है, इस बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुकी हूँ। यहाँ मैं बता रही हूँ कि प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। उद्दीपन क्या है? थॉर्नडाइक के प्रयोग में उद्दीपन क्या था जो बिल्ली को क्रियाशील होने के लिए प्रेरित कर रहा था? क्या था? पिंजरे के बाहर रखा हुआ कहीं कहीं जो है भोजन लिखा हुआ मिलेगा, या मांस का टुकड़ा, या मछली, ये सब, या खीर, कुछ भी जो पिंजरे के बाहर रखा हुआ था। कई किताबों में भोजन लिखा है, कहीं मांस का टुकड़ा लिखा है, कहीं मछली लिखा हुआ है। तो जो भी ऑप्शन में आपके होगा प्रश्न में, वो आप जो है उस पर टिक करेंगे। उद्दीपन क्या था? थॉर्नडाइक के प्रयोग में भोजन था। वो भोजन किसी भी रूप में हो सकता है।
और अनुक्रियाकर्ता कौन थी? जो अनुक्रिया कर रहा था, रिस्पॉन्स कर रही थी, वो थी बिल्ली। ठीक है, क्या अनुक्रिया कर रही थी? अनुक्रिया का क्या कर रही थी? बिल्ली द्वारा किया गया प्रयास, वो उसकी अनुक्रिया थी। जो भी उसने गलत प्रयास किए, सही प्रयास किए, वो सब उसकी अनुक्रियाएं थी। प्रेरणा, प्रेरणा क्या थी जो उसे अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित कर रही थी? उसकी भूख। अगर हमारे अंदर प्रेरणा नहीं है तो हम लोग किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं होंगे। मैंने आपको बताया था प्रेरणा दो तरह की होती है, एक जन्मजात प्रेरणा होती है और एक अर्जित होती है। जन्मजात प्रेरणा में जैसे भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र विसर्जन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और अर्जित मनोसामाजिक प्रेरणा में, या अर्जित प्रेरणा जिसको हम कहें, जैसे उपलब्धि की प्रेरणा, प्रशंसा की, प्रेम पाने की, सम्मान पाने की, ये जो है ये सब जो है प्रेरणा है। समाज में प्रतिष्ठा पाने की, ये भी ये मनोसामाजिक प्रेरणा है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, और इससे प्रेरित होकर के हम जो है प्रेरित होकर के ही हम कोई कार्य करते हैं। तो इस प्रयोग में प्रेरणा क्या थी? जो बिल्ली के अंदर प्रेरणा का काम कर रही थी वो भूख थी। बिल्ली भूखी थी, जो उसके अंदर तनाव उत्पन्न कर रही थी, जिसके कारण वो उछल कूद रही थी। और बाहर रखा हुआ भोजन, वो दोनों ही उसे प्रेरित कर रहे थे, क्योंकि उससे स्मेल आ रही थी, महक आ रही थी, और उसको वो महसूस कर रही थी। एक तो भूख और दूसरी उसकी महक उसको बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रही थी, उसके अंदर तनाव उत्पन्न कर रही थी कि वो अनुक्रिया को करे और पिंजरे को खोलने की कोशिश करे। पुनर्बलन क्या था जिसके कारण उद्दीपक और अनुक्रिया में अनुबंध स्थापित हो गया? वो था भोजन का मिल जाना। आपको मैंने अपने प्रयोग में बताया था, बिल्ली के प्रयोग में, कि बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया गया था और बाहर भोजन रखा हुआ था, और बिल्ली उस पिंजरे में उछल कूद कर रही थी। अचानक उसका पैर खटके पर पड़ा और वो बाहर आ गई और उसने भोजन प्राप्त कर लिया। जब फिर थॉर्नडाइक ने उसे उठा करके अंदर बंद कर दिया, जब उसको फिर भूख लगी, फिर वो उछल कूद करने लगी, और फिर से अचानक से उसका पैर उस पर पड़ा, खटके पर पड़ा, और वो पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली बाहर आकर के भोजन कर लेती। इसी प्रकार कई बार प्रयास करने से वो समझ जाती है कि कौन सी अनुक्रिया करने से दरवाज़ा खुला था, पिंजरे का दरवाज़ा, और उस उद्दीपक और अनुक्रिया में एक अनुबंध स्थापित हो जाता है। क्योंकि बार बार बिल्ली प्रयास करती है और त्रुटि करती है, इसलिए इस सिद्धांत को ट्रायल एंड एरर थियरी कहते हैं, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं। आवृत्ति का सिद्धांत क्यों कहते हैं? अभी पीछे हमने देखा कई नामों से जाना जाता है कि बार बार वो उस अनुक्रिया को दोहराती है, इसलिए इसको आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। बॉन्ड थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टिमुलस, एस से स्टिमुलस को इंडिकेट किया गया है, और R1, R2, R3, R4 से रिस्पॉन्स को इंडिकेट किया गया है। थॉर्नडाइक का कहना था, अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि जब प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक उपस्थित होता है या कोई समस्या उपस्थित होती है, तो उस समस्या के समाधान के लिए या उस उद्दीपक के प्रति वो बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, और उनमें से एक अनुक्रिया सही अनुक्रिया होती है। लेकिन कौन सी अनुक्रिया सही है, ये कैसे पता चलता है? उन्होंने कहा कि सही अनुक्रिया वो अनुक्रिया होती है जिससे पुनर्बलन की प्राप्ति होती है। लेकिन प्राणी या जो है बिल्ली एक प्रयास में ये नहीं जान पाई थी कि यही सही अनुक्रिया है। जब उसने अनेक प्रयास किए तो वो समझ गई कि ऐसे इस जगह पैर रखने से पिंजरे में दरवाज़ा खटका खुल जाता है और पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है। तो थॉर्नडाइक ने यही अपने प्रयोग के आधार पर सिद्ध किया था कि जब प्राणी के समक्ष कोई समस्या आती है या कोई उद्दीपक उपस्थित होता है तो वो बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, और उन अनुक्रियाओं में से सही अनुक्रिया का चयन करता है, और उस सही अनुक्रिया और उद्दीपक में एक अनुबंध स्थापित करता है। अनुबंध, इसीलिए इसको बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। एक अनुबंध स्थापित करता है, और भविष्य में जब पुनः वही उद्दीपक उपस्थित होता है तो ये
जो सभी गलत अनुक्रियाएं थी उसको ना करके सिर्फ सही अनुक्रियाएं करता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो लाइनें हैं, ये ब्लू लाइन टूटी टूटी है, यानी कि ये गलत अनुक्रिया थी जिससे सफलता नहीं मिली। लेकिन ये पूरी लाइन रेड दूसरे कलर के पेन से है, इसका मतलब इस अनुक्रिया के करने से सफलता मिली। तो जैसे ही बिल्ली ने पहचाना कि इस अनुक्रिया के करने से सफलता मिली है, उसने तुरंत ही उस उद्दीपक और अनुक्रिया में एक संबंध स्थापित कर लिया और उस दरवाजा, पिंजरे का दरवाजा खोलना सीख लिया। तो इस प्रकार थॉर्नडाइक ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी बच्चे को भी इसी तरह से सिखाया जा सकता है। बच्चा भी ट्रायल एंड एरर के द्वारा सीखता है, प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखता है, और जैसे ही उसे पता चल जाता है कि यही सही अनुक्रिया थी जिससे उसको पुनर्बलन मिला था, वैसे ही वह उस उद्दीपक और अनुक्रिया में अनुबंध स्थापित कर लेता है और भविष्य में जब फिर से वही उद्दीपक उपस्थित होता है तो वह केवल सही अनुक्रिया ही करता है। अपने इस प्रयोग को और अपने सिद्धांत के आधार पर उन्होंने नियम भी दिए थे सीखने के, जो अभी मैंने आपको बताया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।